हॉस्पिटल के सामने आकर सिद्धार्थ ने गाड़ी रोक दी। सोनल उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर चली गई। ना जाने क्यों वो बिना कोई विरोध किए सिद्धार्थ की बात मान गई। वैसे भी जितना बुरा उसके साथ हो चुका था, उसके बाद खोने के लिए उसके पास बचा ही क्या था। उसके पास किसी भी बात की फिक्र करने की कोई वजह ही नहीं थी। जो लेडी डॉक्टर सोनल का चेकअप कर रही थी, वो करीब 35-40 वर्ष की थी और काफी एक्सपीरियंस लग रही थी। उसने बैंडेज करते समय सोनल की बॉडी पर नजर आ रहे मार्क्स और उसके सूजे हुए गालों को गौर से देखा। क्या इस आदमी ने तुम्हारी ये हालत की है? उसने सिद्धार्थ की तरफ इशारा करते हुए पूछा। सोनल ने बोलने के लिए मुंह खोला, मगर दवाई की जलन से उसकी आवाज बस एक सिसकारी में बदल कर रह गई। उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। उस डॉक्टर का सवाल सुनकर सिद्धार्थ की मुट्ठियां भींच गई। बहुत रोकने की कोशिश के बावजूद उसका गुस्सा बाहर आ गया। बेहतर होगा अगर आप पुलिस की तरह इंक्वायरी करने के बजाय एक डॉक्टर की तरह अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट पर ध्यान दें। उसने गुस्से में डॉक्टर को देखते हुए कहा। उसके तेवर देखकर डॉक्टर भी भड़क गई। मुझे डराने या धमकाने की कोशिश भी मत करना, वरना थाने में चक्की पीसते नजर आओगे। मैं इस बच्ची की तरह सीधी नहीं हूं कि तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगी। सोनल ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और घबराई आवाज में बोली, नहीं डॉक्टर, आप उसे गलत समझ रहे हैं। सुबह से सिद्धार्थ ने खुद को रोक रखा था, मगर इस डॉक्टर ने उस पर जो इल्जाम लगाया था, उसे सुनकर वो अपने आपे से बाहर हो गया। तुम्हें तो मैं, कहकर वो दांत पीसता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, मगर ठीक उसी समय उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और इमीडिएटली उसका गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत बाहर चला गया। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर सोनल को बैंडेज लगाते हुए कहा, ओ गॉड, कितना बदतमीज आदमी है ये। तुम्हें इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। क्या इसका कहीं और भी चक्कर चल रहा है? तुम्हारे सामने फोन का जवाब देने के बजाय बाहर जाकर क्यों बात कर रहा है ये? इस डॉक्टर ने जरूरत से कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। हालांकि उसकी भी क्या गलती थी। जिस हालत में सोनल यहाँ पहुंची थी, उसे देखकर किसी को भी यही लगता कि सोनल की इस हालत के लिए सिद्धार्थ जिम्मेवार है। आप उसे गलत समझ रहे हैं। आ, वो तो बस एक अजनबी है जो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस हालत में देखकर इंसानियत के नाते मुझे हॉस्पिटल तक लेकर आया है। अजनबी कहते समय सोनल के मन में एक टीस सी उठी थी। वैसे सच ही तो है। वो जानती क्या है सिद्धार्थ के बारे में, सिवाय उसके नाम के, और शायद ये भी कि वो कोई बहुत ही अच्छे घर का और पैसे वाला आदमी है। तभी उसने यूं ही 20 लाख रुपए का चेक उसके हाथ में पकड़ा दिया, जैसे ये उसके लिए बेहद मामूली रकम हो। मगर कल रात जो कुछ भी उनके बीच हुआ, उसके बाद क्या सच में वो अजनबी रह गए थे? सिद्धार्थ डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर थोड़ी दूर आ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कॉल रिसीव करे या नहीं। और जब उसने रिसीव करने की सोची, तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, मगर दोबारा कॉल नहीं आया। उसने एक गहरी सांस ली और निराश होते हुए एक सिगरेट सुलगा ली। अनन्या हमेशा ऐसे ही बिहेव करती है। जरा सा भी पेशेंस नहीं है उसके अंदर। जरा सी भी देर होने पर बिल्कुल बच्चों की तरह रूठ कर बैठ जाती है। वो तब तक वहीं खड़ा सिगरेट के कश लगाता रहा, जब तक वो पूरी तरह जलकर खत्म नहीं हो गई। फिर वो अंदर जाने के लिए वापस मुड़ा, तभी दोबारा फोन बजने लगा। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। कल रात वो उसे छोड़कर चली गई थी, तो अब आज क्या वो उसे मनाने की कोशिश कर रही है? यही सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दूसरी तरफ से एक बहुत ही स्वीट सी आवाज उसे सुनने को मिली।
जो उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। उसका बस चले तो वो हमेशा ऐसे ही अनन्या को सुनता रहे। हे सिद्धार्थ, कैसे हो? बिजी थे क्या? बहुत देर लगा दी फोन उठाने में। दूसरी तरफ से आवाज आई। नहीं, नहीं तो कुछ बात करनी थी तुम्हें? सिद्धार्थ ने खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा। सिद्धार्थ, कल के लिए सॉरी यार। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, वेल, सॉरी नॉट एक्सपेक्टेड। अब तुम्हें सोचना है कि कल की अपनी गलती सुधारने के लिए तुम कैसे कॉम्पनसेट करने वाली हो। वैसे तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही सजेस्ट कर देता हूँ। तुम्हारे घर के पास जो फ्रेंच रेस्टोरेंट है, आज रात वहीं साथ में डिनर करते हैं। अब सिद्धार्थ, आज तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक्चुअली रंजीत के साथ हूँ अभी। अनन्या के मुंह से ये बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि तुम रंजीत के साथ हो इसलिए मुझसे नहीं मिल सकती? जवाब में अनन्या ने खुशी से चहकते हुए कहा, सिद्धार्थ, फाइनली फाइनली इतने सालों के बाद आज वो मान गया। मैं उसके साथ यहाँ होटल ग्रीन पैलेस में हूँ। हम आज पूरा दिन और पूरी रात स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से एक सिगरेट निकाल लिया। जेब से लाइटर निकालकर उसने उसे जलाने की कोशिश की, मगर लाइटर नहीं जला। उसने एक बार, दो बार, बार बार कोशिश की, मगर शायद आज वो भी उसकी खिलाफत करने के मूड में था। उसने गुस्से में लाइटर सामने की दीवार पर दे मारा और सिगरेट को अपने हाथ से मसल दिया। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से में जल रही थी। फिर उसने एक नजर फोन पर डाली और अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा, तो अब क्या डिसाइड किया है तुमने? अनन्या ने बुझी हुई सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, बट मैं अपना वादा निभा नहीं पाऊंगी। आई थिंक रंजीत इज द ओनली वन फॉर मी। सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल को चीर कर रख दिया है। अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मन तो हो रहा था कि फोन को भी उसी दीवार पर फेंक कर तोड़ डाले जिस पर उसने अभी अभी लाइटर दे मारा था, मगर किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल किया। गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए उसने पूछा, रंजीत, अब वो तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया और मेरा क्या होगा? तुमने तुमने खुद मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था ना? मैं अपने मॉम डैड को अपने रिश्ते के बारे में बता चुका हूँ। वो वहाँ शादी की तैयारियां कर रही हैं। क्या कहूँ मैं उनसे, हाँ? कि उनके होने वाली बहू का मूड चेंज हो गया है। अब वो किसी और के साथ होटल में। बहुत हो गया अनन्या, अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। अनन्या ने अफसोस के साथ कहा, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, पर बहुत देर हो चुकी है। तुम बहुत अच्छे हो। आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। हेलो हेलो सिद्धार्थ, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? सिद्धार्थ कुछ पल फोन को देखता रहा, फिर गुस्से से भरकर बोला, उसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनन्या के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद कर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसके कानों में उसकी आखिरी बात अब तक गूंज रही थी। आखिरकार उसने अपना फोन कंक्रीट से बनी सड़क पर दे मारा। उसके टूटे हुए दिल की तरह उसके फोन के टुकड़े भी चारों तरफ बिखर गए।